Friends, how are you? Hope you are enjoying at home. So today we are going to start the second video of electric current of class 12 physics. I hope you have seen the first one. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है उसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं. ये सपोज करो, मान लो कोई भी बॉक्स है, इसमें कोई भी डिवाइस है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी, और इसको हम लोग एक सर्किट से कनेक्ट कर दिए. ये मान लो सेल है, ये स्विच हो गया और ये एक सर्किट से कनेक्टेड है. अब ये जो बॉक्स है जिसके अंदर कोई डिवाइस है, उसका टर्मिनल्स मान लिए ए और बी, और इसमें जो करंट का फ्लो इस सेल से निकल रहा है, इसमें आई करंट एंटर कर रहा है. कहां पे? इस बॉक्स में. और पीडी अक्रॉस द बॉक्स को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? पीडी अक्रॉस द बॉक्स को क्या मान ले रहे हैं? वी. ठीक है. तो इफ आई इज द करंट एंटरिंग द बॉक्स, तो इन t seconds द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द बॉक्स, इस बॉक्स से कितना चार्ज पास हो रहा है इन t seconds में, तो क्या लिखेंगे? q इज इक्वल टू आई इंटू टी. ठीक है. अब वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज मींस ये जो चार्ज को लेके जाया जा रहा है उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पहले वीडियो में क्या देखे थे? Q इंटू वी. V क्या होता है? W बाई क्यू. तो W क्या हो गया? Q इंटू वी. तो V और Q की जगह पर लिख दो I इंटू टी. तो W कितना निकल गया? VIT. तो ये हो गया वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q चार्ज इन t सेकेंड्स. ठीक है. तो कितना हो गया वर्क डन? दिस वर्क डन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. ये वर्क डन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. अब अगर मान लो ये जो बॉक्स है उसमें जो रेजिस्टेंस है, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स. इस ये जो बॉक्स हो गया ना, इस बॉक्स का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? आर मान ले रहे हैं. तो अगर आर रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ के अनुसार आई क्या होगा? वी बाई आर होगा. तो डब्ल्यू क्या बन गया? वी इंटू वी बाई आर इंटू टी, मतलब वी स्क्वायर टी बाई आर. तो एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया. और फिर से ओम्स लॉ के अनुसार V क्या होता है? IR होता है. तो W का एक और फॉर्मूला क्या मिल गया? IR इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर आर टी. तो वी हैव गॉट V W इज इक्वल टू V स्क्वायर टी बाई आर, एंड वी हैव गॉट W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड V W इज इक्वल टू VIT. तो तीन फॉर्मूला मिल गया. एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इनको प्लेस कर सकते हैं. So this is the formula for the work done or energy consumed by the device in the time t seconds. अब इस एनर्जी का वर्क डन का यूनिट क्या होता है? What is the SI यूनिट? तो जैसे हम लोगों को पता है SI यूनिट सभी चीजों का क्या होता है? SI यूनिट ऑफ एवरी एनर्जी इज एक्चुअली SI यूनिट ऑफ एनी एनर्जी इज जूल. तो SI यूनिट ऑफ एनी एनर्जी इज जूल. ओके. तो किसी भी एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? जूल. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल. बट कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर. तो कमर्शियल यूनिट कितना स्टूडेंट्स? किलोवाट आवर. तो किलोवाट आवर क्या है? व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे हम लोग घर में जो मीटर लगा हुआ है, वो मीटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रीड करता है उसका यूनिट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं यूनिट, पर उसका एक्चुअल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर. अब हम चलते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है. तो देखो, 1 किलोवाट आवर मींस व्हाट? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. अब 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 10 क्यूब वाट इंटू, और इसको 3600 सेकेंड. समझ में आ गया? तो 1 किलोवाट मतलब 10 क्यूब वाट, किलो मतलब 1000 होता है, और 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं. तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड, दैट इज व्हाट? जूल. तो वाट इंटू सेकेंड इज व्हाट? तो ये जूल हो गया. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
3.6 into 10⁶ जूल। दिस इज द एसआई यूनिट। तो ये हो गया क्या, 1 किलोवाट आवर को जूल में रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग पावर। पावर क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। लेट अस स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स व्हाट? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक हमको पता है, क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो कि एसआई यूनिट ऑफ पावर कितना होता है, वाट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वाट। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है, वाट। अब देखो, मान लो मेरे पास एक बल्ब है जिसका एसआई, जिसका पावर है, पावर ऑफ ए बल्ब इज 40 वाट। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 सेकेंड में 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मतलब अगर हम उस बल्ब को 1 सेकेंड जलाते हैं तो 40 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर उसको हम 10 सेकेंड जलाते हैं तो 400 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो पावर इज एक्चुअली द रेट ऑफ कंजम्पशन, मींस हाउ मच एनर्जी इट इज कंज्यूमिंग पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला तो क्या हुआ, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, या वर्क डन बाय टाइम। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे उधर, VIT बाई टी कितना होगा, तो P इज इक्वल टू VI। उसी तरीके से वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जी का I² RT, तो यहां पे क्या आ जाएगा, I² R, और क्या आएगा स्टूडेंट्स, V² बाई R। तो यहां पर भी पावर का हमको 3 वैल्यू मिलेगा, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I² R और P इक्वल टू V² बाई R। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। अब हम लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या है, लेट्स सी। तो व्हाट इज दैट थिंग? वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जरा हम लोग देखते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अच्छा, सपोज आई हैव 2 बल्ब्स A एंड B। ये मान लो 40 वाट का है और ये 100 वाट का है। ठीक है, मेरे पास 2 बल्ब है A और B, A 40 वाट का है, B 100 वाट का। अगर हम इन दोनों को सपोज सीरीज में लगा दिए, ओके, A B सीरीज में लगा दिए, तो जब हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब A इज ब्राइटर। बल्ब A क्या होगा, ब्राइटर होगा। मतलब जिसका पावर कम है वो ज्यादा ब्राइट होगा बल्ब B से। अब ये बड़ा अजीब बात लग रहा है, इसका पावर कम है वो ज्यादा ब्राइटर होगा। कहां पे, इन केस ऑफ सीरीज। कैसे, देखो सीरीज में क्या होता है, I इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पे क्या I कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, I² RT। यहां पे क्या होगा, E इज इक्वल टू I² RT। क्लियर? तो E का वैल्यू क्या मिला, E इज इक्वल टू I² RT। ठीक है, तो I तो सेम है। अब रहा बात R। R क्या होगा, जिस बल्ब का पावर ज्यादा कम होता है, जिस बल्ब का पावर कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि पावर ऑफ A इज लेस देन पावर ऑफ B।
तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। क्योंकि अगर मेरे पास दो बल्ब है और दोनों को हम एक ही अगर वाटेज पे, एक ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिस बल्ब का पावर कम है इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिस बल्ब का पावर ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आई तो दोनों में सेम है, आई तो दोनों में सेम है। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? ए का। मतलब जिसका ब्राइटनेस, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा एनर्जी आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो यहां पे एनर्जी आउटपुट हमको ज्यादा मिलेगा। दैट इज व्हाई द बल्ब ऑफ लोअर वाटेज विल बी क्या, वो होगा ज्यादा ब्राइट है। तो क्या रखेंगे, अगर दो अलग पावर वाले बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इसका लो पावर है वो ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन अगर यही चीज पैरेलल में कर दे तो, ये तो हो गया सीरीज के बारे में। पैरेलल में क्या होगा बोलो? पैरेलल में क्या होगा? E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ओके, पैरेलल में क्या होता है? उल्टा हो जाएगा E का, क्योंकि वहां पर क्या है, I तो चेंज हो रहा है ना, या तो I और R दोनों चेंज हो रहा है। तो हम लोग ये फॉर्मूला पैरेलल में नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि I भी चेंज हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है कि यहां पर मान लो एक बल्ब है और यहां पर एक बल्ब है, ठीक है, तो यहां से जो करंट कुछ अलग जा रहा है, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, तो करंट तो चेंज हो जा रहा है। तो करंट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका और इसका, इन दोनों बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, E का फॉर्मूला क्या होगा? वी स्क्वायर टी बाई आर। तो अब वही बात हो गया कि अब R किसका कम होगा? इसका क्या है, इस जो ज्यादा पावर वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। तो डिनोमिनेटर में कम होने से वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम कांस्टेंट मान लिए तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसका क्या है, जिसका पावर कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें ब्राइटनेस कम होगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो इन पैरेलल द बल्ब हैविंग मोर पावर विल बी ब्राइटर, इन सीरीज द बल्ब हैविंग लेस पावर विल बी ब्राइटर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अब दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग 9-10 में भी पढ़े हैं, वहां पे दो ऑप्शन होता है। तो मैं अभी आप लोगों को डिटेल से समझा दे रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सर्किट बेस्ड होगा, तो वहां पे हम लोग को ये बहुत काम आएगा। सपोज आई हैव अ सर्किट, एक सिंपल सा सर्किट बना दिए, इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, और इसका जो भी करंट का सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। और इससे I करंट जा रहा है, I करंट बाहर निकला। अब देखो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो ये R1 का पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव, उसके साथ R2 का पॉजिटिव एंड जुड़ा रहेगा, ये R2 का नेगेटिव, उसके साथ इसका पॉजिटिव एंड जुड़ा रहेगा, इस तरीके से। मतलब द पॉजिटिव एंड ऑफ वन इज कंबाइंड विद द नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव, पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव, इसको कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड ड्यू टू दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट। करंट को जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, करंट के जाने का क्या है, सिर्फ यहां पे देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा नाउ अब देखो, तो यहां पर I कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। चलो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, इसका कितना है, V2 है, इसका कितना है, V3 है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर अलग अलग होगा, किसी का V1 होगा, किसी का V2 होगा, किसी का V3 होगा, डिपेंड करता है ना। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक है करंट इज कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। मतलब ये जो V है वो इनमें बढ़ जाएगा, मतलब एक्चुअली V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, माने ये जो V है वो इन तीनों में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, तो V1 का वैल्यू क्या होगा? V1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो IR1। V2 का वैल्यू क्या होगा, IR2, और V3 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, IR3। क्योंकि हमको पता है कि I तो सेम ही रहेगा ना, कि जो करंट इसमें जा रहा है वो पूरा पूरा करंट इसमें आएगा, और कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई जंक्शन नहीं है। नाउ एज पर द डेफिनेशन या रूल जो भी कह सकते हो ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान लेते हैं क्या मान लिया कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है। लेट R बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और सर्किट में पूरा करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो इस V का वैल्यू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अनुसार, IR। I क्या है, द करंट, और R क्या हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये क्या बन गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां से I कॉमन लेके काट दोगे तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको हम डॉट डॉट दे रहे हैं कि मान लो अगर 3 से ज्यादा रजिस्टर रहा सीरीज में, 4 5 6 जितने भी रहा, तो सिंपली क्या होगा, क्या करना है हम लोगों को सिंपली उनको ऐड करना है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली सिंपली द क्या होगा, सम ऑफ द रेजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली द सम ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक है, सबके रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये रहा ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या होता है देखा जाए, जैसे यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक है, और यहां पर है, इनको हम ऐसे ज्वाइन कर दिए और फिर एक सेल से ज्वाइन कर दिए। अब इस सेल से तो करंट, इसका मान लो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस करंट I निकला, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब ये जो I जा रहा है यहां पर, हियर द I विल बी डिवाइडेड, तो ये मान लो R1 I1, ये I2 और ये I3। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि V इज कांस्टेंट। अगर तुमसे पूछे इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, इसका भी V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और करंट इज डिवाइडेड, I इज डिवाइडेड। अगर आप लोग पहला वाला पार्ट देखे होंगे तो ये ठीक उसका ऑपोजिट है। सीरीज में हम लोग क्या बोले थे कि I इज कांस्टेंट एंड V इज डिवाइडेड, और यहाँ पे ऑपोजिट है, V इज कांस्टेंट, I इज डिवाइडेड। प्लीज नोट दिस ना। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो I1 का वैल्यू कितना होगा, ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। उसी तरीके से I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2, और I3 क्या हो जाएगा, V बाई R3। ठीक है, अब I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो I का मतलब क्या हुआ, I का मतलब क्या हो गया, V बाई R। ठीक, R को क्या मान लेते हैं, फिर से वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R को क्या मान लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो I1 क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो अगर हम लोग V को कॉमन लेके काट देते हैं तो क्या मिलता है, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और अगर 3 से ज्यादा है तो फिर डॉट डॉट चलता रहेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस
reciprocal of the effective resistance is the sum of reciprocals of all the resistances. जैसे हम लोग सीरीज में क्या देखे थे, सिंपल सम था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, यही था ना। पर यहां पर क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया किसके लिए, सीरीज के लिए, ये हो गया पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंसेस, बेसिक दो डिफरेंस तो हम बता दे रहे हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी हायर, बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 है ना। लेकिन अगर हम 1 2 3 का पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो आफ्टर तो 1 by R is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, this calculation will show that the value of R is less than 1, माने 1 से भी छोटा। वैल्यू ऑफ R क्या होगा, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम, उससे भी छोटा आएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, इन सीरीज रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर देन द ग्रेटर रेजिस्टेंस। मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आएगा। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। और पैरेलल में क्या आएगा कि जो सबसे छोटा है, मान लो मेरे पास 1 2 3 है, हम ये 1 2 3 हम इनका पैरेलल कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज लेस देन 1 ओम। 1 ओम क्यों, बिकॉज 1 ओम इज द स्मॉलेस्ट। तो ये अंतर पड़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में घट जाता है। और डिफरेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखे थे, जैसे ये हो गया, यहां पे जितने भी डिवाइसेस हैं सबको हमको एक साथ ऑन ऑफ करना पड़ता है। हम लोग इसको इंडिविजुअली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम चाहेंगे ये ऑन हो, ये ऑफ हो, ये ऑन हो, नहीं, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। या तो तीनों ऑफ होगा या तीनों ऑन होगा, क्योंकि करंट का वही मान लो अगर ये ऑफ चाहते हैं तो इसमें करंट आएगा कैसे, वही करंट इसमें जा रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो यहां पॉसिबल है। मींस इंडिविजुअल ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी अप्लायंसेस हैं सबका अलग अलग पाथवे है। ठीक है, इसीलिए घर में जो हम लोग के हाउस होल्ड जो वायरिंग होता है, घर में जो वायरिंग होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। क्योंकि यहां पर सीरीज में एक और प्रॉब्लम क्या है, नॉट ओनली दैट, चलो वो मान भी ले कि हम ठीक है हम एक साथ तीनों अप्लायंस को यूज करेंगे, चलो इस बात मान लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 220 वोल्ट, वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो किसी एक को भी 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे नहीं है, अगर मान लो इसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से स्विच बोर्ड से ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो इसको भी मिलेगा 220 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 220 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 220 वोल्ट, पर वो चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। वो चीज क्या यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, यही डिफरेंस है बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेल और ईएमएफ और सेल के ग्रुपिंग और सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।